हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, आज आधा बाजार बुल रहा और आधा बाजार बेर रहा। मार्केट आज जब सवेरे खुले तो पैनिक में खुले और निफ्टी करीब 150 पॉइंट्स नीचे ओपन हुआ और उसके बाद वहां से और नीचे गया और करीब 300 पॉइंट के नीचे तक गया, लेकिन उसके बाद वहां से उसमें एक शानदार रिकवरी हमें देखने को मिली। वहीं बैंक निफ्टी भी नीचे खुला और उसमें भी रिकवरी हुई, लेकिन उसमें उस तरीके की रिकवरी नहीं हुई और वो थ्रू आउट द डे नेगेटिव में ही रहा और करीब 225 पॉइंट 225 पॉइंट्स डाउन क्लोज हुआ। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ कि आधा बाजार बुल टेरिटरी में रहा, आधा बाजार बेयर टेरिटरी में रहा? इसका क्या कारण है? इसका कारण है रशियन के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए गए हैं यूएस और वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा, उसकी वजह से हमें बाजार में ऐसा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिला। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड और यूएसए ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं और कई तरीके के सैंक्शंस लगाए हैं। उसमें से जो एक सैंक्शन है वो है रशियन बैंक्स को स्विफ्ट नेटवर्क के से निकाल दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्विफ्ट क्या है? तो स्विफ्ट एक तरीके का पेमेंट नेटवर्क है जिसके थ्रू इंटरनेशनल बैंक्स आपस में लेन देन करते हैं। ये कुछ इस तरीके का है जैसे हमारा ईमेल सिस्टम होता है। जब आपको एक ईमेल किसी को भेजना होता है तो आपको सिर्फ उसका ईमेल आईडी चाहिए होता है और आप उस ईमेल आईडी को डालते हैं, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन आप लिखना चाहते हैं लिखते हैं और एक बटन क्लिक करने पर वो इंफॉर्मेशन उस बंदे के पास चली जाती है, वो ईमेल उसके पास चला जाता है। अब ऐसा हो सकता है कि आप याहू से मेल लिख रहे हैं और उसका ईमेल आईडी जीमेल पर है, तो आपको परवाह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और वो नेटवर्क के थ्रू ट्रैवर्स होकर अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है। तो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम भी इसी तरीके का होता है। इसमें दुनिया भर के जो लीडिंग बैंक्स हैं इसका पार्ट होते हैं और वो आपस में इलेक्ट्रॉनिकली लेन देन करते हैं। तो यूएसए और वेस्टर्न वर्ल्ड ने क्या किया? उन्होंने रशियन बैंक्स को इस सिस्टम से निकाल दिया है। तो इसका परिणाम क्या होगा कि रशियन बैंक्स जो हैं लेन देन नहीं कर पाएंगे, ना वो पैसा भेज पाएंगे, ना वो पैसा जो है रिसीव कर पाएंगे इस नेटवर्क के द्वारा। हालांकि कुछ ऑल्टरनेट मींस उनके पास रहेंगे, लेकिन ये जो है वर्ल्ड का सबसे वाइडली पॉपुलर और एक्सेप्टेड नेटवर्क है। तो अगर वो दूसरा नेटवर्क यूज करते हैं तो भी उस तरीके से अपने बिजनेस को वो नहीं कर पाएंगे। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि यार ये तो इससे क्या होगा, इससे तो रशिया को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है। इससे पहले ईरान को भी पनिश किया गया था और उसके बैंक्स को इस सिस्टम से निकाल दिया गया था और इसका परिणाम क्या हुआ कि ईरान जो ऑयल बेचता था दूसरे देशों को, उसका 2/3 यानी कि 2/3 ऑयल उसका नहीं बिक पा रहा था क्योंकि वो पेमेंट लेन देन पैसे का नहीं हो पा रहा था। तो इसका एक उस देश की इकॉनमी पर बहुत गहरा इफेक्ट पड़ता है। और अब देखिए दोस्तों क्या हो रहा है रशिया में। रशिया के मार्केट्स जो कि ऑलरेडी काफ़ी टाइम से प्रेशर में हैं, वो 50% गिर चुके हैं अपने ऑल टाइम हाई से और इस सैंक्शंस की वजह से रूबल जो है, जो रशिया की करेंसी है, वो करीब 20% गिर गई है और उसमें और भी गिरावट की संभावना है। और पुतिन ने रशिया में जो है शॉर्ट सेलिंग बाय फॉरेन कंपनीज को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है क्योंकि उनको पता है कि इसका एक बहुत ही गहरा इफेक्ट हो सकता है वहां के बाजारों पर। तो इस सैंक्शंस की वजह से हमारे बैंक्स भी प्रेशर में है क्योंकि हमारा भी लेन देन रशिया के साथ होता है। लेकिन एक और भी वजह है जिसकी वजह से हमारे बैंक के स्टॉक्स प्रेशर में रहे और बैंक निफ्टी प्रेशर में रहा, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो इस सैंक्शंस का इंपैक्ट बैंक्स पे पड़ा और बहुत से स्टॉक्स जो रशिया के साथ डीलिंग करते हैं उन पर पड़ा, जैसे कि डॉक्टर रेड्डी। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको डिटेल में बताया था कि किस तरीके का इंपैक्ट हमारी कंपनीज पर पड़ रहा है इसकी वजह से। लेकिन एक इसका पॉजिटिव इंपैक्ट भी पड़ रहा है। जी हां, रशिया में सैंक्शंस की वजह से हमारी कुछ कंपनीज को इसका फायदा भी मिल रहा है। और दोस्तों, अगर आज आपने मार्केट को ट्रैक किया तो आपने देखा होगा कि मेटल्स ने जबरदस्त परफॉर्म किया और वो टॉप गेनर रहा। 5% का गेन हमें मेटल इंडेक्स पे देखने को मिला। तो दोस्तों, आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि रशिया जो है कमोडिटीज में काफी स्ट्रांग है और काफी ज्यादा वहां पर प्रोडक्शन है, जैसे कि ऑयल एंड गैस और मेटल्स। तो ऑयल एंड गैस की बात हम थोड़ी देर में करेंगे,
लेकिन अगर हम मेटल्स की बात करें तो रशिया जो है करीब 49% ऑफ निकल वर्ल्ड वाइड जो है प्रोड्यूस करता है। वहीं अगर आप देखिए तो एल्यूमिनियम का वो 26% का प्रोड्यूसर है और 7% वो स्टील का प्रोड्यूसर है और करीब 4% वो कॉपर का प्रोडक्शन है। अब इस सैंक्शंस की वजह से रशिया जो है अपने मेटल्स का कारोबार तो नहीं कर पाएगा उस तरीके से, ये गुप छुप के भी थोड़ा बहुत कर लेगा, लेकिन उस तरीके से पूरा का पूरा बिजनेस तो वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो उसका फायदा हमारे इंडिया के मेटल कंपनीज को मिल सकता है, ऐसा बाजार अनुमान लगा रहा है। इसी वजह से मेटल्स में हमें रैली देखने को मिली, क्योंकि हमारे जो स्टील प्रोड्यूसिंग और मेटल प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं ये भी वर्ल्ड की बड़ी कंपनियों में गिना जाता है। अब आप देखिए कि एल्यूमिनियम का अगर आप केस देखिए तो 26% एल्यूमिनियम रशिया एक्सपोर्ट करता है, और अगर वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा तो हमारी जो इंडिया की हिंडाल्को है जो एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करती है उसको इसका फायदा होगा। और आप देखिए उसके स्टॉक ने आज 7% का गेन दिया। तो इस कारण की वजह से, रशियन सैंक्शन की वजह से मेटल्स में हमें रैली देखने को मिली और इस वजह से मार्केट आधा मार्केट हमारा ग्रीन में रहा। और इसके साथ ही आईटी ने भी अच्छा परफॉर्म किया, करीब 1.1% का गेन दिया आज को, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों आईटी में भी इस सैंक्शंस की वजह से कोई खास इंपैक्ट उनके बिजनेस पर नहीं पड़ने वाला है। अब आइए दोस्तों रशिया में जो ऑयल और गैस का सिनेरियो है उसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों रशिया ऑयल एंड गैस का एक वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और अगर आप देखिए तो 30% ऑफ जो ऑयल है वो यूरोप को रशिया प्रोवाइड करता है, और करीब 40 to 45% नेचुरल गैस भी यूरोप को प्रोवाइड करता है। अब आपने उस पर सैंक्शन लगा दिया तो वो यूरोप में अपने ऑयल एंड गैस को तो बेच नहीं पाएगा, तो क्या होगा? यूरोप में ऑयल एंड गैस की एक शॉर्टेज हो सकती है, क्योंकि जो ये गैप क्रिएट होगा उसके माल ना बेचने वाले की वजह से वो सारी कंपनीज अगर मिल के भी अपना प्रोडक्शन बढ़ा लें उस गैप को कवर नहीं कर सकते। तो एक डिमांड सप्लाई का गैप होगा जिसकी वजह से जो है क्रूड का प्राइस और भी बढ़ेगा। ऑलरेडी हम 100+ पर खड़े हुए हैं और ऐसा एनालिस्ट लोग बोल रहे हैं, और एक बैंक ने, इंटरनेशनल बैंक ने ये फोरकास्ट किया है कि क्रूड जो है $125 पर बैरल के रेट को जल्दी ही क्रॉस करेगा अगर ये सारी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं किया गया। अब आप देखिए $100 पे ऑलरेडी हमारी इकोनॉमी पे हिट आना शुरू हो गया है। एसबीआई ने बोला है कि $100 पे क्रूड अगर रहेगा, सस्टेन करेगा, तो हमारी इकोनॉमी को 1 लाख करोड़ का लॉस हो सकता है। अब अगर 125 को पार करता है या उससे ऊपर भी जाता है तो क्या होगा? आप अंदाजा लगाइए कि हमारे इकोनॉमी पर और भी ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और हमारे लॉसेस इससे डबल भी हो सकते हैं। अब आप देखिए जब कमोडिटी प्राइसेस बढ़ेंगे, ऑयल एंड गैस बढ़ेगा का रेट बढ़ेगा, तो क्या होगा? हमारे कंपनी के जो प्रॉफिटेबिलिटी है, उनके मार्जिन है, उस पर इंपैक्ट पड़ेगा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिंपल सी बात है। अगर आपके रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ेगा, आपका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ेगा, तो आपके मार्जिन्स घटेंगे, क्योंकि आप हमेशा प्राइजेस को बढ़ा नहीं सकते। तो जब आपके मार्जिन्स प्रेशर में रहेंगे तो आप प्रॉफिट कैसे बनाएंगे ज़्यादा? और दूसरी तरफ हमारे सेल्स भी जो है, कंपनी की बिक्री भी उस तरीके से तो नहीं बढ़ रही है, क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमी जो है ग्रो नहीं कर रही है। तो कंपनी के ऊपर दोहरा मार पड़ने वाला है आने वाले दिनों में, अगर ये सारा कुछ कंट्रोल नहीं किया गया। तो उनके सेल्स घटेंगे, उनके रेवेन्यू घटेगा और उनका मार्जिन भी घटेगा। और अब देखिए इस वक्त हम 21.5 PE पर ट्रेड हो रहा है निफ्टी, जो कि हमारे हिस्टोरिकल एवरेज से अभी भी ऊपर है। हिस्टोरिकल एवरेज 17 के आसपास है। अब आप देखिए अक्टूबर में जो है निफ्टी 28 PE पर ट्रेड हो रहा था, और लोग तब भी इसकी वजह से बेफिक्र थे, उनको कोई फिक्र नहीं थी और उस पर भी वो खरीद रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था तो क्या हुआ, 28 PE पर जा रहा है। अब आप देखिए ऑलरेडी उसका इंपैक्ट हमें बाजार में देखने को मिल रहा है। अब एक और चीज को गौर करिए कि हिस्टोरिकली जो है 17 PE पर बाजार ट्रेड हुए हैं और इस वक्त 21 पे है, और जिस तरीके की सिचुएशन बन रही है तो ये पूरे चांसेस हैं कि वो अपने हिस्टोरिकल एवरेज के पे आएगा, हिस्टोरिकल PE के एवरेज पर निफ्टी आएगा। और अगर आप आज के दौर पे देखिए तो
जो पॉजिटिव ट्रिगर्स आपको कम दिखेंगे, नेगेटिव ट्रिगर्स ज़्यादा दिखेंगे। और मैंने आपको पिछले कई वीडियोस में बताया है कि नेगेटिव ट्रिगर्स क्या हैं। तो नेगेटिव ट्रिगर्स जैसा कि आप देख रहे हैं, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, ये जो वॉर की सिचुएशन बनी हुई है। दूसरा जो है क्रूड जो है, जो कि लगातार छलांगे लगा रहा है। और तीसरा जो है फेड रेट हाइक। तो ये सारे फैक्टर जो हैं बाजार को आने वाले टाइम में प्रेशर में रखेंगे। जी हाँ, रिलीफ रैली हो सकती है, कोई न्यूज बेस्ड रैली हो सकती है, लेकिन ओवरऑल बाजार प्रेशर में रहने की उम्मीद है। लेकिन ये गिरावट सिर्फ मार्केट्स में नहीं है। मार्केट में तो हमें 10 से 12% का ही फॉल देखने को मिला ऑल टाइम हाई से, लेकिन बिटकॉइन 40% गिर चुका है अपने हाई से। और आप देखिए, सिर्फ गोल्ड ही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है और आने वाले दिनों में भी अच्छा परफॉर्म करेगा, ऐसा एनालिस्ट लोग का कहना है और मेरा भी मानना है। तो अगर पॉसिबल हो तो गोल्ड को भी अपने पोर्टफोलियो पर रखें। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया, और पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम दोस्तों। मैं जल्दी ही आऊँगा एक नए वीडियो के साथ।